हेलो। जी मैम, प्रणाम। प्रणाम बेटा। हमें लगता है सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। नहीं मैम, अभी नहीं आए हैं। अच्छा अच्छा। एक दो मिनट वेट कर लें, फिर शुरू करते हैं। जी मैम। हम्म। हम लोग कल अपने शोध कार्य पे ही जो हमारा विषय था उसी पे आगे चलेंगे कि कैसे हम लोग अपने शोध कार्य की शुरुआत करें, किस प्रकार से हम उसका अध्याय निर्धारित करें, किस प्रकार से उसका परिप्रेक्ष्य तैयार करें कि हम आगे अपना उस पे कार्य आसानी से कर सकें। जी मैम। विषय हमारा कुछ भी हो, चाहे आपका जैसा मैंने कल भी बताया था, चाहे आपका दक्षिण भारतीय संगीत हो, उत्तर भारतीय संगीत हो, आपका शास्त्र हो या प्रयोगात्मक हो, गायन हो, वादन हो या नृत्य हो, क्योंकि संगीत में ये तीनों चीजें आती हैं। इसलिए जैसे कि हम लोग यदि कोई शोध का विषय लेते हैं, कोई भी विषय लेते हैं अपने पसंद के अनुसार या अपनी किसी के कहने के अनुसार, जो भी लेते हैं वो हमें प्रभावित करता है, तभी हम वो अपना विषय निर्धारित करते हैं कि हम इस विषय पे या हम तानपुरे पे हम एक शोध कार्य करना चाहते हैं, या सितार पे करना चाहते हैं, या बांसुरी पे करना चाहते हैं, या जैसा कि कल कुछ बच्चों ने बताया कि शास्त्र पे करना चाहते हैं, या कोई ध्रुपद गायन शैली पे, धमार गायन शैली पे, या ख्याल गायन शैली पे, या फिर किसी अन्य विषय पे जो हमारा उपशास्त्रीय संगीत है उस पे करना चाहते हो, तो वो तो बहुत ही अच्छा है, इस पे बहुत सारे काम होते रहते हैं। लेकिन अभी जो हमारा ऐसा सोचना है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि यदि हम जैसे कि शास्त्र, गायन, वादन, नृत्य के अलावा संगीत का हमारा विज्ञान क्या है, उस पे भी चले तो हमें लगता है कि हमें बहुत ही सफलता मिलेगी और बहुत ही कार्य जो उचित होगा वो बहुत ही, उसका परिणाम बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। सिर्फ संगीत में विज्ञान कहाँ है, या संगीत में मनोविज्ञान कहाँ है, या संगीत में चिकित्सा कहाँ है, ये विषय के साथ साथ यदि हम इस पे भी चले कि संगीत के द्वारा हम और कौन सा कार्य कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मंच पे प्रदर्शन करें, मंचीय कलाकार बने, या फिर शास्त्र लिखते हैं तो किताबों की श्रेणी में आए, या अध्यापक बने, कहीं यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कुछ भी बने संगीत के क्षेत्र में। तो इसके अलावा यदि हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो क्या हम कुछ और भी कार्य अपने रिसर्च के विषय में कर सकते हैं, तो उस पे भी हम लोग आज विचार करेंगे। जैसा मेरा ये मानना है, पहले भी मैंने इस पे कल भी मैंने बोला था, और इसके पहले भी जब भी ऐसे हमारे पास स्टूडेंट आते हैं तो उनको हम रखते हैं कि संगीत में यदि हम पत्रकारिता में चलते हैं, जैसा आजकल सोशल मीडिया है या चैनल्स हैं तमाम तरह के, उस पे यदि हम कोई भागीदारी करना चाहते हैं तो इस पे हम रिसर्च करें कि कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने विचार को अपने संगीत के माध्यम से कैसे हम
बाहरी दुनिया, जो हमारे बाहर के लोग हैं, जो हमारे संगीत संगीत से अनभिज्ञ है, जिनको कभी कभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग, 100 में से मान के रखिए कि 10 लोग या 100 में से 8 लोग, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको संगीत में रुचि नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो संगीत सुन लेते हैं। और कुछ लोग संगीत सुनते ही नहीं है। एक आध दो लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है। तो कैसे हम अपने विचारों के माध्यम से, हम अपने शोध के माध्यम से इन लाइन को पकड़े, इन दिशा को पकड़े कि हम उसमें ये रुचि जगाने की बात नहीं कर रहे हैं कि हम अपनी कैसे तार से तार को जोड़ें, कैसे हम अपनी बात को उस बात तक व्यक्त करें, कैसे हम अपने किसी यदि चैनल खोल रहे हैं या चैनल में कोई कार्य हो रहा है तो वो किस प्रकार हो रहा है, सोशल मीडिया पे यदि कोई कार्य हो रहा है तो वो किस प्रकार हो रहा है, किस प्रकार लोगों को प्रभावित कर रही है। जो नहीं भी सुनना चाहते हैं वो सुनते हैं, जिनको नहीं उसमें बहुत मन लगता है फिर भी वो धीरे धीरे उस पर किस प्रकार जागृत होते हैं और किस प्रकार उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हमारा ऐसा विचार है कि हमें इस क्षेत्र में भी सोचना चाहिए, क्योंकि आप नए युग के हैं और नया दौर हमारा यही चल रहा है, सब कुछ हमारे पॉकेट में रह रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं, ऐसा तो आप लोगों को भी एक बार सोचना चाहिए कि हमारा शोध का कार्य यदि शास्त्र है, यदि गायन में गायकी की तरफ है, वादन में वादन करने की तरफ है, मंचीय कलाकारों के प्रति कोई रुझान है, या किसी बहुत बड़े हमारे जो संगीत के क्षेत्र में गुरु हुए हैं उन पे शोध करना चाह रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर जैसे घराने हैं, हमारे घराने पे करना चाह रहे हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट पे करना चाह रहे हैं। तो इसके अलावा मेरे ख्याल से कि आपको इस लाइन में भी सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से हम अपनी बातों को, अपने अंदर की जो विचार हैं वो कैसे हम जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कैसे जोड़ते हैं, कैसे हम पत्रकारिता में जोड़ते हैं, कैसे हम, वो लोग आखिर ऐसा क्या करते हैं कि उसमें चीजें निकल के आती हैं और हम फिर लोगों तक पहुंचाते हैं, वो माध्यम कितना कारगर सिद्ध हो रहा है। इस पे भी हमारा एक रिसर्च का कार्य बहुत बड़ा हो सकता है। और इसके बारे में यदि हम आगे कार्य करेंगे तो कैसे चैप्टराइजेशन करेंगे कि कहाँ से आया और किस प्रकार से आया, जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि संगीत को इनके ऊपर यदि हम अपना शोध कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो प्रकथन लिखना होता है, जो कारण लिखना होता है, ये जरूरी होता है कि हमारा क्या सोच था कि हमने ये विषय उठाया, हमने ऐसा क्या सोचा, हमारे इस सोचने पे क्या कोई बाहरी चीज, कोई बाहरी आवरण या कोई बाहरी व्यक्ति की बातों से हम प्रभावित हुए। तो ये हमें उसमें लिखना होता है कि क्या कारण था कि हमने ये चीज सोचा, फिर क्या कारण था कि हमने ये विषय लिया। ऐसा हमको अपना जब सिनॉप्सिस बनाएंगे, जब हम अपना शोध ग्रंथ लिखेंगे तो उसमें आपको लिखना होता है कि क्या कारण थे कि हमने ये विषय लिया। विषय चूज करने का या विषय विषय को लेने का हमारा क्या मकसद था, क्या हम सोच रहे थे, क्या कोई चीज हमें ऐसी थी जो प्रभावित कर रही थी, या हमें लग रहा था कि ये चीजें हमें करनी चाहिए और इसमें हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं, बेहतर बता सकते हैं लोगों को। अपने शोध के माध्यम से हम अपने और शोध कार्य करेंगे और इस पे जब चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो हो सकता है कि हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज निकल के आए जो हमारे शोध कार्य को पूर्ण करे। तो एक मेरा नजरिया ये रहा कि हम कैसे सोशल मीडिया के तरफ अपना झुकाव करें और कैसे वो लोग अपने चीजों को जोड़ते हैं, लोगों को संगीत के माध्यम से किस प्रकार से जोड़ते हैं, इस विषय पर हमारा होना चाहिए शोध। इसके अलावा जो हमारे घराने हैं, घरानों पर बहुत शोध हुआ है, फिर भी कुछ ऐसे नए घराने हैं जो कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे हमारा एक घराना, बहुत नया तो नहीं कहेंगे लेकिन वो आधुनिक काल का घराना माना जाता है, जो मेवाती घराना। मेवाती घराने में बहुत बड़े बड़े कलाकार हो रहे हैं, बहुत अच्छे गायक अपना काम कर रहे हैं। तो वो घराना कहाँ से आया और उसकी क्या आवश्यकता पड़ गई इतने घराने होने के बाद, जबकि घरानों का दौर आज के माध्यम में हमारा कम हो रहा है।
फिर भी ऐसा क्या महत्वपूर्ण है घराने में? ऐसी कौन-सी ऐसी बात है कि जो घराने आज भी निकल के आ रहे हैं, उस घराने से यदि शिक्षा-दीक्षा ली जा रही है संगीत की, तो उसपे क्या कौन-सा ऐसा चीज़ है जो प्रभावित कर रही है लोगों को, या कौन-सी ऐसी चीज़ हम रह जा रहे हैं यदि घराने में नहीं है तो? तो घराने पर भी हमारा शोध का कार्य बहुत ही बढ़िया हो सकता है। इसके अलावा अभी जैसे हमने बताया कल बताया था कि कौशिकी चक्रवर्ती बहुत अच्छा अपना गायन कर रही हैं, मंच पे काम कर रही हैं, तो इस पे आप ये तो किसी पर्टिकुलर पर्सन पे हो गया। लेकिन उन्होंने भी एक संस्था खोली है, श्रुति संस्था। मतलब कि हम सुन करके किस प्रकार से बच्चों को सिखाते हैं, सिर्फ सुनाते हैं और उनको संगीत में रुचि जगाते हैं, फिर उनका जिसमें इंटरेस्ट होता है वो उस क्षेत्र में जाते हैं। तो इस तरह के कार्य वो कर रही हैं, तो इस पे भी एक शोध हो सकता है। इसके अलावा हमारा अलाउद्दीन खां साहब का घराना है। हमारा ये बनारस में चले जाएँ तो बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो घर में बैठे हुए जो जो अभी तक उजागर नहीं हुए हैं कह लीजिए तो, कि वो दिख नहीं रहे हैं और कितना बढ़िया वो घर में ही रह कर घाट के किनारे या फिर कह लीजिए अपने घरों में जो आपका लॉन है या बालकनी है उसमें बैठ कर के संगीत के क्षेत्र में बहुत ऐसे कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो अंतर्मुखी अभी वाह्य जगत में वो नहीं आया। तो ये हमें आपको मिल के खोजना होगा। आप लोग जब कार्य करेंगे तो आपके जो निर्देशक होंगे वो इस रास्ते को आसान बनाएँगे, यदि आप इस तरह का कोई विषय लेते हैं, कुछ यदि आपके दिमाग में चलता है तो। इसी प्रकार घरानों में भी जैसे मैंने बताया कि मेवाती घराना है और इसके अलावा जो हमारे और नए घराने हैं, उसपे भी हम अपना काम कर रहे हैं। घरानों पे आपका भिंडी बाज़ार का जो घराना है हमारा महाराष्ट्र में, उसपे भी बहुत अच्छे-अच्छे कलाकार निकल के आ रहे हैं। कल मैंने जैसे बताया था कि प्रभा आप्टे जी हैं और भीमसेन जोशी जी हैं, पंडित गंधर्व जी हैं, और भी जितने हमारे कलाकार हैं, ये आपकी हैं जबलपुर घराने की बहुत अच्छी कलाकार हैं, अभी इस समय गा रही हैं, ध्यान नहीं आ रहा है इनका। ऐसे अभी याद आ रहा था, अभी नहीं याद आ रहा, बात करते क्या पता याद आ जाए, या फिर जैसे अभी आधुनिक में हमारी शुभा मूर्ति हैं, बहुत अच्छा गा रही हैं, शास्त्रीय संगीत में उनका बहुत नाम है, बहुत काम कर रही हैं, लेकिन इनका भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि लोगों तक पहुँच रहा है, लेकिन इनकी गायकी सुनिए तो आपको ज़रूर बहुत प्रभावित करेगी। शुभा मुद्गल जी भी अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ी हुई हैं, और भी हमारे आर्टिस्ट हैं जो छुपे हुए हैं, उन पे आप लोग अपना शोध का कार्य कर सकते हैं। हमारे संगीत के लिए जो बहुत काम कर रहे हैं, जो लेकिन अभी भी उजागर नहीं है। जैसा अभी मैंने बताया कि बहुत से लोग अभी घर में बैठ के अंतर्मुखी होते हैं बहुत लोग। बहुत लोग वाह्यमुखी होते हैं, अपनी चीज़ों को तुरंत-तुरंत आगे बढ़ाते जाते हैं। तो इसकी क्या वजह है, इस पर भी एक शोध हो सकता है, कि क्या वजह है कि हमारे संगीत अभी भी कहीं न कहीं कमरों में बंद है, अपने घरों में बंद है, और यही हमारा कारण घराने उत्पन्न होने का माना जाता है। जो हमारे आधुनिक काल के पहले जब औरंगज़ेब का काल माना जाता है का समय था, उसके बाद ही हमारे संगीत की दशा बहुत खराब हो गई, और ऐसे ही उत्पत्ति का कारण घरानों का यही माना जाता है कि औरंगज़ेब ने जो शासक थे, उन्होंने संगीत के प्रति बहुत ज़्यादा क्रूरता दिखाई थी, जिसकी वजह से हमारे संगीत बड़े-बड़े हवेलियों में पहुँच गई, बड़े-बड़े कोठों पे पहुँच गई, बड़े-बड़े दरबारों तक सीमित हो गई, बाहर नहीं निकल पाई। और कुछ लोग जब दरबारों में से भाग करके जो हमारे मुगल शासक थे उनसे हट करके जब अपने आए, तो उसको अपने कमरों में घरों में सीमित कर लिया, तो वहाँ से हमारे घरानों का जन्म माना जाता है। और घरानों के अंदर अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं है। तो ये एक हमारा शोध का कार्य हो सकता है कि कैसे घरानों का जब हम चलेंगे तो घरानों के विकास और घरानों के जो आगे का कार्य हुआ उस पे प्रकाश डालते चलेंगे, और हमारा शोध का कार्य उसमें भी बहुत ही अच्छा-सा निकल के आएगा। इसके अलावा मेरा मानना है कि जब हम शोध कार्य करते हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि हम यदि ऐसा विषय लेते हैं कि हमारे दिमाग में अभी जैसे तुरंत आया कि हमें ये काम करना चाहिए। मैंने कल भी कहा कि उसको लिखिए।
तो जब आप लिखेंगे और उस चीज को लिखते चलेंगे और वो आपके दिमाग में लिखता चलेगा, तो जब आप वाइवा में लास्ट में अपना थीसिस सबमिट करते हैं, उसके बाद जब वो बाहर जाती है, बाहर से जांच हो करके आती है और फिर जब वाइवा में जाते हैं, तो आपको इसमें लगभग 8 से 10 महीने या साल भर का समय लग जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपने उसमें क्या लिखा थीसिस में आपको ध्यान नहीं रहता है। लेकिन जब आप अपना विषय एकदम से ये सोच के रखते हैं कि नहीं, मुझे यही विषय लेना है और क्यों लेना है, ये आप एक पॉइंट बना के लिखते चलते हैं, तो हमें ये होना चाहिए कि हमने जब लिखा तो वो हमारे दिमाग में भी चला गया। और जब हम इंटरव्यू देते हैं, जब हमारा साक्षात्कार होता है, तो हम एकदम से ऐसा असरदारी उत्तर देते हैं। ये लोगों को मैंने देखा है कि इतना असरदार उत्तर देते हैं कि आगे हम प्रश्न करने में एक बार सोचते हैं कि नहीं, इसने काम खुद किया है। तो हमारा मूल जो होता है शोध का, वो विषय और हमारा सिनॉप्सिस इतना इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम, यदि हमारे शोध कार्य के बाद समय लग जाता है हमारा वाइवा होने में, तो हमें कोई चीज विस्मृत ना हो। ये काम आपको इसलिए शुरू से ही बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही मतलब उसको क्या बोलेंगे, पावरफुली तरीके से करते चलना होगा। उसको छोड़ना नहीं होगा कि अरे मैंने तो इसको लिख लिया, अब हो गया। तो जो हम विषय लेंगे, जो प्रकथन लिखेंगे, जो उसमें अपना लास्ट में चल के उपसंहार लिखेंगे, बीच में हम अपना चैप्टराइजेशन करेंगे, तो उसको बहुत मजबूती से और बहुत ईमानदारी से करते चलेंगे कि लास्ट में भी हमें कभी ऐसा दिक्कत ना आए कि हमने अपना शोध कार्य में ये चीजें हमारी अछूती रह गई, ये चीज मैंने छुआ नहीं, या हमारा जो परीक्षक होता है वो हमसे कोई चीज पूछता है हमारे शोध कार्य में, तो अरे हमने तो कहीं से ले लिया था, अब मुझे ध्यान नहीं है, ऐसा उत्तर मिलता है स्टूडेंट से। इसलिए मैं आप लोगों के सामने अपनी बात साझा कर रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कहीं से इसको लिया था, अब मुझे ध्यान नहीं है। तो जब हम अपना विषय लेंगे, जब हम अपना अध्याय सुनिश्चित करेंगे, तो इसको जब टू द पॉइंट लिखते चलेंगे, ये इसी समय का काम है, शुरू का ही काम है। एक बार तो जब आप मैटर इकट्ठा करने लगेंगे, तो आपको ध्यान नहीं रहेगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, वो तो आप मैटर इकट्ठा करने में लग जाएंगे। तो जब हम अपना विषय लेते हैं, चयनित करते हैं, फिर हम उसमें अध्याय निर्धारित करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस समय जो भी आपके दिमाग में उपजे, जो भी बात हो, उसको लिखते चलिएगा कहीं ना कहीं जरूर। इसके बाद एक विचार मेरा और आता है कि यदि हम अपना, जैसे कल एक बच्चे ने बोला कि हम संगीत चिकित्सा पे करना चाह रहे हैं, तो संगीत चिकित्सा सिर्फ मानव चिकित्सा पे नहीं आती। संगीत चिकित्सा हमारी आती है कि नेचर पे क्या प्रभाव कर रही है संगीत, या जो हमारे, यदि मानव पे हो रहा है तो जीव जंतुओं पे भी होगा। लेकिन अलग से एक प्रयोग चल रहा है, चेन्नई में भी चल रहा है, इलाहाबाद में भी मैंने देखा कि कंपनी गार्डन में संगीत की कुछ मधुर ध्वनि लगाई गई है, और उसका परिणाम ये निकला है कि वहाँ जो पौधे हो रहे हैं वो बहुत ही स्वस्थ हो रहे हैं, और बहुत ही उसकी जो क्षमता हो रही है अन्य के मुताबिक बेटर हो रही है, बहुत स्ट्रांग मानी जा रही है। तो ये जो हमारा प्राकृतिक चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, उस पे क्या प्रभाव कर रहा है संगीत, इस पे भी हमारा एक शोध होना चाहिए। इस पे शोध जहां तक मुझे लगता है उत्तर भारत में, दक्षिण भारत पे तो कार्य हो रहा है, लेकिन उत्तर भारत में थोड़ा सा इसमें जो हमारे पेड़ पौधे हैं उस पे जो कार्य हो रहे हैं वो थोड़ा कम है। तो इस पे भी आप लोग चाहे एक नया विषय मान करके इस पे कार्य शुरू करेंगे, तो आप लोगों को आसानी होगी और आप लोगों को शोध के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल हो सकती है। जब हम संगीत चिकित्सा में आए हैं, तो संगीत चिकित्सा हमारा जो जानवरों पे हो रहा है, जीव जंतुओं पे हो रहा है। जीव में हमारे तो हम लोग भी आ जाएंगे कि किसी रोग में कौन से स्वर प्रभावकारी हो रहे, कौन से वादन प्रभावकारी है, कौन सी धुन सुनने से हमारा कौन सा रोग ठीक हो रहा है, कौन सी ताल ऐसा प्रभावित है जो हमें शांति प्रदान करती है। या जैसा पता है कि आप लोगों को बड़े गुलाम अली खां साहब अपने गायन से, जो हमारे इराक के मुसोलिनी थे हमारे राजा, उनको नींद नहीं आ रही थी और उन्होंने उसको ऐसा गायन सुनाया कि उनको नींद से नींद आई, उनको मतलब
निद्रा की प्रॉब्लम थी, उनको परेशानी होती थी, तो कौन-सी राग ऐसी प्रभावित थी, ये बहुत दिनों से चल रहा है। तो इस पे भी हम अपना यदि कार्य करते हैं, तो हमने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट बाहर भी देखा, दिल्ली में भी मैंने देखा कि अपना इंस्ट्रूमेंट ले जा करके हॉस्पिटल में कुछ हॉस्पिटल के लोगों से बात करके, मैंने डॉक्टर से मेनली बात करके कि हम अपने गायन या वादन के माध्यम से किसी रोगी को ठीक करना चाहते हैं, उस पे क्या असर पड़ता है, उस पे एक अपना काम करना शुरू किया है। तो इसके लिए भी आपको यदि वर्क करना है, इस पे यदि आप चाहते हैं कि शोध अपना करें, तो ये आपको मेथड अपनाना होगा कि हमको जा करके इस पे कोई भी धुन ले ले या कोई भी राग ले ले या कोई भी वाद्य यंत्र ले ले, सितार बजा ले, गिटार बजा ले, वायलिन बजा ले, तबला बजा ले, ढोलक बजा ले या कोई हमारा जो लोक गीत है, सेमी क्लासिकल संगीत है, उसके उसके माध्यम से भी हमारे लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये तो बहुत दिनों से ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले उपशास्त्रीय संगीत ही आया। ऐसे जनमानस में ही गाने से शास्त्रीय संगीत का आविर्भाव हुआ। पहले तो शास्त्र नहीं था, एक संगीत चलती थी, एक धुन चलती थी, शास्त्र का प्रयोजन तो बाद में आया। तो हमारा उपशास्त्रीय संगीत से जो हमारे लोकगीत है, जो हमारे लोक भजन है, जो हमारे ऐसे मौसमी गीत है, उसका लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका हमारे मौसम के अनुसार, यदि हम बारिश हो रही है उसमें चैती गाते हैं, या चैती का जब मार्च अप्रैल का समय आता है, चैत का महीना आता है, उसमें हम यदि कजरी गा रहे हैं या कोई और गीत गा रहे हैं, सावन से संबंधित गा रहे हैं, तो उसपे क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा है। लोगों से पहले हमें लगता है कि हम अपने ही ऊपर ऐसा प्रभाव देखें कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि इस तरह की चीजों पर भी हम अपना शोध का कार्य कर सकते हैं। शोध के कार्य में एक सबसे बड़ी चीज आगे आगे चलती है कि जब हम अपना एक विषय निर्धारित कर लेते हैं, तो जब हम उसको पार्ट में बांटते हैं या अध्याय निर्धारित करते हैं अपना, जिसको कह लीजिए, तो अध्याय के समय भी आपके यदि 4 अध्याय आपने लिए, तो अपने अध्याय को इतना खुला रखिए कि कभी आपको रिसर्च करते समय लगे कि अरे मेरा तो ये चीज छूट गया, मुझे ये रखना चाहिए था। तो ये ऑप्शन रखिएगा कि आप अपने अध्याय के अंतर्गत कुछ चीजों को जोड़ सकें। जैसे कि हम यदि कोई मान लीजिए कि हम अपने भारतीय संगीत के इतिहास में लेते हैं, तो उसका हम जब अध्याय बांटते हैं, तो इतिहास कहाँ से आया ये हमने ले लिया, लेकिन बाद में चल के हमें पता चला कि अरे अध्याय तो हमारा बीच में एक अंधकार युग भी था, हमने तो इसको जोड़ा नहीं। जब किसी को कुछ पता ही नहीं, कोई वहां के अवशेष नहीं मिलते, कोई उसका शास्त्र नहीं मिलता, कहीं उसका मूर्तियों पे, अरे पत्थरों पे या कहीं दीवारों पे या कहीं कोई चित्र या कहीं कोई पेड़ पौधों के उसमें या गड्ढे में कहीं दबी कोई चीज नहीं मिलती है, लेकिन अचानक से हमें कहीं कुछ उसके बाद का शुंकाल का मिल जाता है, तो हमने तो ये डाला नहीं। तो हमारे पास एक ऑप्शन खुला होना चाहिए कि हम बीच में उसको ऐड करके हम अपने अध्याय में एक फर्स्ट सेकंड थर्ड करके उसमें ऐड कर सकें, उसमें और चीजें ले आकर के दे सकें। उसी प्रकार जब हम आगे चलते हैं, मान लीजिए कि आपने फाइनल कर लिया कि हमारा आधुनिक काल तक संगीत आ गया इतिहास में, कि आधुनिक काल तक ऐसे 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 संगीत में लभात खंडे जी ने किया, पुलस्कर जी ने किया, फिर आगे आकर के इन इन कलाकारों ने महान योगदान दिए, इन्होंने इतने अपने गायन के क्षेत्र में किया, इन्होंने वादन के क्षेत्र में किया, इन्होंने नृत्य के क्षेत्र में किया। वादन में भी बहुत सारी चीजें, सितार है, बांसुरी है, आपका वायलिन है, ये रुद्रवीणा है, संतूर है, बहुत लोग बहुत सारी अनेक तरह के वाद्य बजाते हैं। तो यदि हमारे पास कोई इतिहास में आगे चल के आधुनिक काल में मिल जाता है कि अरे मेरा तो ये चीज अछूता रह गया कि आधुनिक काल में जब हमारे अंग्रेज के बाद हम जब आजाद हो जाते, उस बीच का तो हमने लिख दिया, वहीं पे आधुनिक काल समाप्त कर दिया। अब तो हमारा एक और पार्ट था कि जब हम हमें आजादी मिल जाती है और हम आजादी के बाद जब हम एक नॉर्मल समय में आ जाते हैं, मान लीजिए कि हमारा 45 में आजादी मिली और हम उस समय के से लेकर के बच्चों का ऐसा छूट जाता है, इसलिए आप लोगों के सामने हम ये बता रहे हैं कि 70 तक का 75 तक का संगीत का इतिहास हमारा बहुत अच्छा रहा है, बहुत बड़े बड़े कलाकार रहे, लेकिन फिर एक दौर आता है कि थोड़ा सा थम जाता है, तो हम उस समय अनिभिज्ञ हो जाए, हम उस समय मतलब वो हमारा छूट जाता है और हम नहीं लिख पाते। लेकिन
वो अंदर अंदर हमारे, जैसे अभी भी बताया कि वाराणसी में है और भी जगह है। मैंने अभी एक जगह गाजीपुर में एक संगीत प्रेमी को देखा कि वो इतना काम किए हुए हैं संगीत के क्षेत्र में, घर में ही बैठे, लेकिन उनका अभी तक बहुत लोग जान नहीं पाए। गांव में बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी लोक धुनों का निर्माण किए हुए हैं, जिनका लोगों को अभी पता नहीं है। तो वैसे ही जब हम आधुनिक काल का इतिहास लिखते हैं, प्राचीन मध्य तक लिख लिए, फिर आधुनिक में आए, तो हमारा 75 से लेकर के 90 तक के दशक के कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो ये हर दशक का हमारे पास एक खुला ऑप्शन होना चाहिए, खुला जगह होनी चाहिए कि हमसे यदि छूट जाए और अचानक हम सबमिट, जैसे ही हम अपना पूरा खत्म कर लेते हैं और तब हमें ध्यान आता है, तो मेरे पास एक ऑप्शन रहे कि हम उसमें चैप्टर ऐड कर सकें। तो जब भी आप अपना सिनॉप्सिस बनाइए, थीसिस सबमिट कीजिए, उसके पहले एक लास्ट टाइम जाते जाते आप लोग जरूर इस पे चर्चा करके, अपने गाइड से बात करके, या किसी और यदि संबंधित कोई शिक्षक शिक्षिका है या कोई ऐसे मिल जाते हैं, आपके आसपास कोई मिल जाता है कि मैंने ऐसा काम किया है, तो इसमें क्या चीज मैंने इतनी इतनी चीजें ऐड की, और तब आपको उनसे पता चलता है कि अरे ये ऐसा हुआ था, और आपको लगता है हाँ ये मुझसे छूट गया, तो आपके पास एक जरिया रहे कि आप वहां पे लिख सके और आप उसके बारे में लिखे। तो कोई उसमें ऐसी बात नहीं कि अरे मैंने तो अब लिख दिया, खत्म कर दिया, अब मेरा हो गया, 200 पेज का हो गया, अब मुझे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उस पर यदि आपका कुछ काम निकल के आता है अंत तक जाते जाते, तो भी आपको उसमें लिखने की जरूरत है, और वो हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। जब भी आप साक्षात्कार में रिसर्च के बाद जाएंगे, अपने शोध कार्य के बाद जाएंगे, तो उसमें भी आपके बहुत सहयोगी साबित हो सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज आपसे छूटे नहीं, कोई भी चीज आपका ये ना रहे कि हमसे ये चीज रह गई, अब हम कैसे करें। तो अपने जो 2 साल का समय रहेगा, उसमें पूरी ईमानदारी से, श्रद्धा से अपनी काम कीजिएगा, ताकि आपका कोई विषय छूटने पर भी आपको ये ना रहे कि मैं लिख नहीं पाया, उसको लिखने की जरूरत है। इसके अलावा हमारा जो आगे का विषय चलता है कि कैसे हम लोग अपना जब विषय निर्धारित करने के बाद अध्याय निर्धारित कर लेते हैं, अध्याय निर्धारित कर लेने के बाद उसका शोध सार लिखते हैं, जब उसका लास्ट में उपसंहार लिखते हैं, तो वो किस प्रकार से लिखें। क्योंकि ज्यादातर हमारा जब शोध पत्र जाता है कहीं और, शोध ग्रंथ कहीं और जाता है, तो बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं होते हुए वो उपसंहार पढ़ के या शोध सार पढ़ करके उससे अपनी पूरी आपकी थीसिस का एनालिसिस करते हैं कि क्या उसमें होगा। तो जब आप उपसंहार लिखें, तो उसमें अपने सारे, चाहे वो 4 लाइन का हो, चाहे वो 6 लाइन का, चाहे वो हो सकता हो कि आपकी 10 लाइन बढ़ जाए, 20 लाइन बढ़ जाए, लेकिन आपके उपसंहार में आपकी जो थीसिस है, आपका जो शोध कार्य है, उसमें हर चैप्टर का, हर पार्ट का हिस्सा होना चाहिए कि आपने उसमें क्या लिखा है। ये हमने, क्योंकि ये भी देखा है कि बहुत बच्चों का किसी वजह से, बहुत सारे कारण होते हैं, जरूरी नहीं है कि कारण सिर्फ ये हो कि किसी गाइड की वजह से या किसी यूनिवर्सिटी की वजह से या किसी अपने संस्थान की वजह से ही लेट होता है। हमारे अपने खुद के कारण भी, हमारी कहीं नौकरी लग जाती है तो हम उसमें बिजी हो जाते हैं, तो हम ये देख नहीं पाते कि हमारा शोध ग्रंथ जो है वो वहां से परीक्षक द्वारा आया कि नहीं, या उसमें बहुत समय लग गया यदि, तो हमको फिर से पुनः पढ़ने का मौका नहीं मिला अच्छे से अपनी थीसिस। तो कम से कम उपसंहार और शोध सार पढ़ के हम अपना वाइवा जो है आगे या कहीं और इंटरव्यू देने जाते हैं हायर एजुकेशन में, तो वहां पे हम अपनी बात को एकदम दृढ़ता से रख सकें कि हाँ मैंने ये कार्य अपने शोध में किया है। तो अपना जो उपसंहार आप लोग लिखिएगा, जो शोध सार आप लोग लिखिएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कैसे हम अपने उपसंहार में अपने थीसिस के, अपने शोध कार्य का जो भी हिस्सा है, उसका चाहे 4 लाइन हो चाहे 8 लाइन हो, आप लिखते रहें, उसके बारे में लिखें कि हमने इस चैप्टर में ये चीज निकाला है, यहाँ से लिया है। और जब भी ये लिखें, तो जब हम
मान लीजिए कि हमने उपसंहार सोचा कि हम 1 पेज में खत्म कर दें या 2 पेज में या 4 पेज में, इस तरह की दिमाग में बात मत रखिएगा। उपसंहार में आप लोग हर चैप्टर के बारे में जो भी कार्य किया हो, जो भी नया कार्य आपको लगता है कि हमने 1 लाइन का काम किया, तो वो 1 लाइन अपने उपसंहार में ज़रूर नोट कीजिएगा, ताकि जब आप साक्षात्कार देने जाएँ तो आपको आसानी हो। इसके अलावा जो भी जब हम अपने अध्याय के अनुसार चीजें निकाल रहे हैं, कहीं से हम लेने जा रहे हैं, मान लीजिए हमने कि अपने राग के बारे में लिया या किसी पर्टिकुलर जो हमारे गायक वादक है, उनके बारे में यदि हम रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, तो वो चीजें मैंने कहाँ से उठाई, वो हर अध्याय के हर पेज के नीचे फुटनोट डालते जाएगा कि मैंने ये चीज यहाँ से ली थी। चाहे वो आपका न्यूज़पेपर से हो, चाहे वो आपके किसी सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या चाहे किसी से बातचीत के जरिए, किसी के लेक्चर के जरिए, किसी के सेमिनार के जरिए, या किसी के भी माध्यम से आपको पता चलता हो कि हमें ये चीज यहाँ से मिली, तो नीचे वो एरो बना करके, या नंबरिंग, आजकल नंबरिंग पड़ती है कि ये नंबर से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नीचे नंबरिंग करके आप ये फुटनोट जरूर डालें कि हमने ये चीज यहाँ से ली। और वही मेरा माध्यम बना आगे हमारे अगले चैप्टर करने का, अगले भाग में करने का, जिसको कह लीजिए कहते हैं, या अपने शोध कार्य के लिए ये भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि चैप्टर चैप्टर आप लिखें, ये अपने शोध विषय के लिए हमारा मिला। शोध विषय से संबंधित जितनी भी जानकारी हो, यदि हर पेज के नीचे लिखते चलेंगे तो आपको आसानी लास्ट में भी होगा। आपको किताबों का संग्रह कहाँ से मिला, ये भी जरूर लिखते चलिएगा। किस संस्था द्वारा आपको ज्यादा सहायता मिली, किस संस्था द्वारा कम सहायता, इसकी बहुत ज्यादा महत्व नहीं होती। महत्व ये होती है कि आपका 1 लाइन भी कहाँ से मिला, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। वो चाहे जहां से मिला हो, आपसे उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो आपको फुटनोट में और लास्ट में जब आप संग्रह डालते हैं तो उसमें लिखने की जरूरत होती है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी मैटर जहां से मिले, छोटी से छोटी किताब हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास की किताब से मिल जाए, या फिर संगीत समिति के प्रथमा क्लास से मिल जाए, या फिर हाई स्कूल इंटर के किसी की किताब से मिल जाए, यदि वो आपके लिए कारगर है तो उसको लिखने की जरूरत है आपको। वो आपके लिए हमेशा काम देगी और आपके शोध जो होगी वो सामग्री में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि ये पूछा जाता है कि आपने ये चीज यदि उठाया है, ये चीज सोचा है, तो आपके दिमाग में क्यों आया, क्यों ऐसा लगा कि मुझे यही लिखना चाहिए, और यदि ये लाइन आपने लिखी है तो कहाँ से। वरना आजकल क्या होता है कि इस पे भी केस हो जा रहे हैं। अगला जिसने ये काम किया है इस पे वो कह देगा कि इन्होंने मेरा लिया है, जो कॉपीराइट का आजकल होता है, ब्लेम लगते हैं। तो इस तरह की चीजें ना हो, इससे बचने के लिए आप लोग अपने थीसिस में जहां से जो मैटर उठाए हों उसको लिखते चलेंगे। हम लोग अभी अपने विषय के बारे में बात किए, अपने रिसर्च के बारे में बात किए, अपने अध्याय के बारे में बात किए, अपने जो है और जो समूह के लोग हैं, जो समूह संगीत है, जो लोक संगीत है, जो हमारे फुटनोट है, उसके बारे में बात की, और हमारा संगीत चिकित्सा जो थी उसके बारे में बात की। तो संगीत चिकित्सा के में भी आप लोग यदि कहीं जाते हैं या संगीत चिकित्सा से संबंधित ना हो, यदि अन्य किसी विषय से हो और आप कहीं जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, ग्वालियर जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, जितना आप सर्वे करेंगे, जितना आप खोजेंगे, जहां जहां से भी खोजेंगे, उसको भी आप लिखते चलेंगे कि मैं यहाँ गया। और मेरा इस पे यदि आप लोग अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो ऐसा करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा निकल के आपका शोध सार आएगा और आपके लिए आगे काम करने का और अवसर मिलेगा। रिसर्च करने के बाद आप एक एलिजिबल हो जाते हैं टीचर बनने के लिए हायर एजुकेशन में। लेकिन आप यदि संगीत के क्षेत्र में कुछ और करना चाहते हैं तो आपके लिए रास्ते और खुले रहेंगे और आपको बहुत सारी चीजें इसी के माध्यम से मिलते चलेंगे। आपके दिमागों में रोज नई चीजें निकलती चली आएंगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा सर्वे करना पड़ेगा। आप कहीं जा करके जहाँ जहाँ पे भी संगीत शौकीन लोग हों, संगीत से जिनका मन लगता हो, जिनका उस पे इंटरेस्ट हो, जो इसमें कार्य कर रहे हैं, उनके पास यदि आप जाएंगे तो आपको कुछ चीजें निकल के आएंगी। वो भी साथ में आपको
नोट करते चलना पड़ेगा, अपने संग्रह में लिखने की उसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि ऐसा भी पूछा जाता है कि आप कहीं गए या नहीं। चाहे आप प्रैक्टिकल का वर्क लिए हो, चाहे आप थियरी का वर्क लिए हो, उससे मतलब नहीं होता है। आपको सर्वे करना ही होता है रिसर्च में। जब आप जगह जगह घूम के आते हैं तो ऐसा मेरा ही नहीं सभी का मानना है कि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें और मिल जाती हैं अपने शोध कार्य के लिए। तो अभी मैंने जैसे संगीत चिकित्सा में थोड़ा सा आप लोगों को छोड़ दिया था, तो हम ये भी हमारा मानना है कि संगीत चिकित्सा में जो हमारे नेचुरल चीजें हैं उस पे तो हम कार्य कर रहे हैं, साथ में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जैसे हमारे जो जानवर हैं उन पे क्या संगीत का प्रभाव पड़ रहा है, इस पे भी एक कार्य हमारा हो सकता है। इसके अलावा जो हमारी नसें हैं वो किस प्रकार से हम मानव की जो बात हो रही है, इस पे जानवरों की तो बात हो गई कि हाँ उस पे कैसे वो यदि चारा खा रहे हैं तो कौन सा संगीत सुना रहे हैं, या उनसे यदि हम कोई और हेल्प ले रहे हैं तो वो किस प्रकार से खेत में चला रहे हैं तो किस प्रकार से कौन सी धुन चलाए तो हमारा संगीत कारगर सिद्ध होगा। इसके अलावा जो हमारी 72 नाड़ियां हैं वो किस प्रकार से हमारी 72 थाट से जुड़े हुए हैं। ऐसा वेंकटमुखी का जो हम 72 थाट है वो 72 नाड़ियों से ही माना गया है। तो कैसे उन लोगों ने उस जमाने में जोड़ा और कैसे इस जमाने में आज तक उतने ही मने 73 था नहीं हुए, मेल पद्धति 73 हमारे नाड़ी नहीं हुए। तो ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से आज तक भी वही चीजें आ रही, क्या नया चीज कोई उसमें खुल के आ रहा है? तो इस पे भी हम अपना कार्य कर सकते हैं। और कोई किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। मैम जैसे अभी आपने वो बीच में कुछ बताया था, मेरे दिमाग में एक टॉपिक तुरंत उत्पन्न हो गया था हाँ कि क्या कि लोक संगीत ही शास्त्रीय संगीत की जननी है। हाँ मतलब बिल्कुल। इस टॉप ऐसे टॉपिक बन सकते हैं। नहीं क्या है, तो इस पे आपको एक क्वेश्चन मार्क यदि लगा के टॉपिक बनाएंगे जी। तो ये हमें नहीं लगता कि बहुत आपके लिए ठीक होगा। ये तो माना हुआ बात है कि तो मैम सब। ये जैसे शोध लेख उस पे बन सकता है फिर। हाँ ये तो मानी मतलब हुई बात है ना बेटा। जी, मतलब ये मैम तो वो तो समझ में आता है कि मानी हुई बात है, लेकिन मतलब टॉपिक मतलब ऐसे नहीं बन सकते हैं रिसर्च के लिए। नहीं, क्यों नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम क्या उस पे ढूंढना चाह रहे हैं, तो ये क्या शब्द जब हम लगाएंगे तो सीमित हो जाएंगे ना, मेरा ये कहना है। हमें तो जी सीमित नहीं जी रखना अपने को, हमें तो जी जी ओपन मैम। रखना है, तब तो हमारा कार्य होगा आगे। जी ओके। और किसी के मन में कोई विचार आ रहे हैं? एक मिनट। तो ये जो आपने अभी कहा ना कि थोड़ा सा मेरा ध्यान भट गया था, इधर उधर मैं देख रही थी कि आपने बोला कि क्या लोग संगीत ही शास्त्रीय संगीत की जननी है। तो मैंने आपको उत्तर दिया कि क्या शब्द रखने से आप एक तरह से सीमित हो जाएंगे, तो आप अपने को बांध करके बेटा जब कार्य करेंगे शोध का, तो बहुत ज्यादा हमें लगता है कि चीजें लेने में आपको दिक्कत होगी, ढूंढने में दिक्कत होगी। तो अभी जी मैंने जैसे बोला कि हर समय अपने आप को खुला रखना है, चाहे वो आपकी सोच पे हो, चाहे आपकी थीसिस में जब आप लिखने लगते हैं, अपने अध्याय बांटने लगते हैं, तो उसमें भी अपने आप को एक तरफ खुला रखना है कि हमें कहीं कोई चीज मिल जाए तो ऐड कर सकें। जी मैम। तो आप इस तरह का टॉपिक लीजिए, बिल्कुल लीजिए, बस बांधिए नहीं कि मैम लोग। जैसे इस तरीके के टॉपिक पे हम लोग वो रिसर्च पेपर लिख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया लिखा जाएगा। जी ओके, थैंक यू मैम। हम्म। इसके अलावा जब हम लोग और चलते हैं, जैसे अभी हमने कल भी बताया कि अभी हमारी जो संगीत हो रहे थे, जैसे कल बात हुई कि रामायण पे
हनुमान चालीसा पे तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, जिस पे बात हो रही थी कि कैसे उन लोगों ने अपनी चीजों को लिखा और अपने बातों को इतने इतने मतलब सहजता से रखा कि आम जनमानस पे उसका सीधा प्रभाव हुआ और आम जनमानस उसको मतलब बहुत आसानी से अपने अंदर ग्रहण कर लिया, उसको सिखाना नहीं पड़ा। तो कुछ इसी तरीके का कार्य आप लोगों के आप लोग यदि करना चाहे तो कर सकते हैं। चाहे वो आप देखिए मीराबाई की रचना हो, सूरदास की रचना हो, कबीरदास की रचना हो, तुलसीदास की हो या पंडित जयदेव जी की हो। जयदेव जी ने भी बहुत अच्छी कविताएं लिखी, ललित लवंग लता आलिंगन, ऐसा लिखा। संस्कृत में उनके श्लोक थे, बहुत सारे श्लोक थे, लेकिन वो आम जनमानस पे इतना मतलब प्रभावी था कि आराम से लोगों को याद हो गया। संस्कृत के दोहे जो कि एक संस्कृत को मान, उस समय तो खैर संस्कृत भाषा बहुत आसान थी, सभी लोग संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। बाद में हिंदी भाषा आई, खड़ी भाषा जिसको कहते हैं, हिंदी भाषा में लिखने लगे। तो तुलसीदास जी थे, मीराबाई थे, सूरदास जी थे, इन लोगों ने भी अपनी रचनाएं हिंदी में लिखी। तो किस प्रकार ऐसा लिखा कि वो सबको सम्मोहित की, सबको ऐसा लगा कि वो एक मतलब लौकिक रूप से और अलौकिक रूप से, दोनों रूप से वो एकदम कारगर सिद्ध हुई, लोगों में समायोजित हुई और लोगों को समझ में आई। और लोग अपने आप उसको ग्रहण, उस पर प्रेशर नहीं देना पड़ा कि नहीं ये चीज सीखो, वो अपने आप लोग सीखने लगे, लोगों को आ गई, सीखने क्या लगे, अपने आप आ गई। जैसा कल मैंने बताया कि यदि आप 4-5 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए तो याद हो जाएगा, श्लोक पढ़ लीजिए किसी का भी तो याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप लोगों का एक शोध कार्य हो सकता है कि कैसे इन लोगों ने अपनी चीजों को बांधा, कैसे इन लोगों ने अपनी बात को कहा सुरुचित ढंग से, किस प्रकार इन्होंने अपना कार्य किया और क्या वजह थी कि इनके जो गद्य थे, इनके जो पद्य थे, वो इतने प्रभावी थे, लोगों पर इतना जल्दी प्रभाव देता था। वो सिर्फ इन्हीं का नहीं है, कालिदास के श्लोकों पे भी चले जाए तो ऐसे ही है, हरिशंकर परसाई जी के श्लोकों पे चले जाए तो ऐसे ही है। जैसे अभी एक हमारे यहाँ की छात्रा है, उसने शोध किया था कि महादेवी जी वर्मा जी के कृतियों पर संगीतात्मक अध्ययन। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, किसी की भी जो काव्य हैं, काव्य कृतियां हैं, उनका संगीतात्मक अध्ययन लेकर के भी आप लोग कार्य कर सकते हैं। वो एक अच्छा आप लोगों के लिए कार्य मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आप जब किसी का काव्य लेते हैं, चाहे यदि वो महादेवी वर्मा जी का है, सुमित्रा नंदन पंत जी का है, या फिर और भी किसी का, हरिशंकर परसाई जी का है, यदि लेते हैं हरिऔध जी का लेते हैं, तो इन लोगों का जो पद्य है वो अपने अनुसार लोग गाए, अपने अनुसार लोग एक तरीके से बोले, कोई उसका संगीतात्मक नहीं था, स्वरात्मक, संगीतात्मक नहीं, स्वरात्मक नहीं था। तो ये आप लोगों के पास एक अच्छा वो मिल जाएगा कि आप इसको स्वरों में भी बांधेंगे तो आपके लिए एक नया कार्य होगा। इसके अलावा यदि उसको रागों में, किसी स्वर के साथ राग में बांध देते हैं तो वो ये आप लोगों के लिए एक नया कार्य होगा और आप लोगों का इसमें मन लगेगा। और हमें लगता है कि जो गाने वाले बच्चे हैं वो स्वरों में और रागों में बांध दिए, और जो वादन करने वाले बच्चे हैं, चाहे वो तबले में हो चाहे वो सितार में हो, तो उनका भी स्वर माध्यम रहेगा, राग माध्यम रहेगा। लेकिन यदि वादक है तो किसी ताल में उसको ले सकते हैं, कितना भावपूर्ण उसका बनता है इस पे आप कार्य कर सकते हैं, कितना कौन से मतलब उनके पद्य पे कौन सी ताल बजेगी, कौन से पद्य पे कौन सा ऐसा शब्द ताल का रहे कि वो वजन दार हो और हमें लगे कि हाँ इस पे हमने कैसे जोड़ दिया और वो लोगों को समझ में आई, लोगों को आसानी से सुरुचिपूर्ण ढंग से समझ में आई। तो एक ये भी कार्य बहुत अच्छा होगा यदि इस पे आप लोग सोचें कि किसी भी हमारे जो पद्य लिखते हैं, उन्होंने जो पद्य लिखा उसका कैसे संगीतात्मक हम अध्ययन करें। तो उसके लिए आपको पद्य आपके पास है, आपको उनके जीवन परिचय को उठाना है, उनके बारे में लिखना है, और उन्होंने जो पद्य लिखे यदि उसमें से कुछ नहीं तो
20 से 25 या 50 पद भी यदि स्वरबद्ध करते हैं तो आपके लिए ये आगे बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और हमें लगता है एक अलग तरीके का कार्य होगा। तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं यदि आप अपने शोध में अभी शुरू किए हैं और यदि आप कुछ अलग सोचना चाहते हैं तो ये काम भी ले सकते हैं। मैम ऐसे तो कई पद जो है जैसे मीराबाई जी के भी हैं, ये सब तो मीराबाई जी मतलब। के गाने लगभग ज्यादातर संगीतात्मक है। मीराबाई जी तो खुद जी गाती थी। सूरदास जी भी के भी बहुत सारे पद्य हैं जो ऐसे ही है, लेकिन लोगों ने ज्यादातर कर लिया है उसको संगीतात्मक कर लिया, स्वर में बांध लिया है। तो मैम जो लेकिन छोटे, हाँ बोलिए। इनको हम कैसे अपने थीसिस में लाएंगे मैम? जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया कि कबीरदास के मतलब पद्य और का तुलनात्मक वो स्वरात्मक अध्ययन या नहीं संगीतात्मक अध्ययन। नहीं नहीं, जैसे जो बच्ची ने लिया था हमारे यहाँ की, उसने लिया कि महादेवी वर्मा जी के पद्यों में पद्यों का महादेवी वर्मा जी के जो पद्य है उनका संगीतात्मक अध्ययन, स्वरात्मक अध्ययन, इस तरह करके उसने अपना विषय लिया और कैसे उसको संगीत में उसको बांधा। संगीत का मतलब ये नहीं है कि गा दिया, नहीं, उसको स्वरों में बांधा, कैसे उसको रागों में बांधा, चाहे वो किसी आम राग में बांधे। आम मतलब जो फेमस राग हैं, जो प्राचीन रागे हैं, कठिन रागों में ना उसको बांधिए क्योंकि हमें आम जनमानस में पहुंचानी है। तो उसको राग में बांधा और कैसे उसको तालों में बिठाया। तो यदि हम स्वरों में बांधते हैं तो जरूर किसी राग में जाएंगे तभी बांधेंगे। यदि हम शास्त्रीय संगीत के छात्र हैं तो ऐसे गाना है तब तो कोई भी गा सकता है। मैम इसे कैसे हम अपने उसमें थीसिस में रिकॉर्ड करेंगे, दर्ज करेंगे? ये तो एक तरीके से रिकॉर्डिंग टाइप का हो गया कि रिकॉर्ड करके आप, इसको रखना है। हाँ, तो क्यों रिकॉर्ड क्यों करना है? आप जैसे स्वरलिपि लिखते हैं वैसे लिखेंगे ना अच्छा अच्छा, आप। ठीक है। हाँ, जैसे आपने पद्य उठाया, कोई भी किसी का भी जी पद्य उठाया और उसकी आप मन में आप सोचेंगे, आप अपना हारमोनियम लेंगे, अपना वाद्य यंत्र जो भी बजाते हैं उसको लेंगे और फिर उसको पहले तो सोचेंगे कि किस राग में इसको बांधें। जी हाँ। तो जब हम राग में मान लीजिए कि हमारा जो पद्य है वो है, अहिरे के कहाँ लपिट दी है, भूरा पाटी गयल फकव, ये एक भोजपुरी पद्य है हमारे सामने, इसलिए मैंने इसको पढ़ा। या फिर कोई भी इस तरह का पद्य हो, ये नायक नायिका का भेद का वर्णन पे था तो मैंने इस पद्य को पढ़ दिया, या किसी का भी हो सकता है। वह दिन राजा जाए निर्मल सुंदर मल, इस तरह करके यदि हमारे पास पद्य सामने है तो पहले तो हमें एक राग लेना होगा। जी राग लेंगे, फिर उस राग को हम उस मतलब जो पद्य है उस पे स्वर बिठाएंगे, ऐसा बिठाएंगे जैसे मान लीजिए कि हमारा कौन सा राग लें जो आप लोगों को आसान नहीं, भैरवी है तो उसपे यदि डगर चलत छिड़े श्याम सखीरी है, या भैरव है सांवरे जागो भई भोर है, तो कोई भी भैरव के हम अपना स्वर ही लेंगे, कोई ऐसा तो नहीं कि अन्य स्वर ले लेंगे, भैरव राग में ही जो स्वर चल रहे हैं उन्हीं स्वरों को लेंगे। तो ये नहीं कि हम डगर चलत छेड़े से हम सखीरी वाली स्वरलिपि उस पर बिठा देंगे, नहीं, लेकिन हम ट्राई करने के लिए पहले कोई जो हमारी स्वरलिपि चल रही है उस स्वरलिपि को हम उस पद्य पे बिठाएंगे। ये एक मतलब तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि एज इट इज कर दीजिएगा। तो उस जी स्वर जी। पे, उस शब्द पे बिठाइए, फिर आप खुद गा के देखिए। जब आप एक दो लाइन गा लेंगे तब आपके दिमाग में राग आ जाएगी और फिर आप दूसरे स्वरलिपि में उस शब्द को बांधिए। जैसे आप लोग ध्रुपद जब गाते थे तो आप लोगों को उपज सिखाई जाती थी। उपज आप लोगों ने गाई होगी। उपज क्या होती है इसकी परिभाषा हमारे यहाँ तो पढ़ाई जाती है कि उपज तरीके की स्वरलिपि में बांध करके जो गायकी प्रस्तुत करते हैं वो उपज होती है, मतलब नया उपजाने को उपज कहते हैं। जैसे खेत में यदि हम धान बो रहे हैं तो यदि दो धानों को मिला करके एक धान एक साथ मिला करके फेंके तो एक नई प्रकार की फसल तैयार होती है, वही हमारी उपज है। तो यही हम जी काम करेंगे पद्य में। पद्य को उठाएंगे, पहले जो हमारी बेसिक रागे हैं जो हमें लगती है कि हम आसानी से गा बजा सकते हैं, जो बंदिश हम गाए हुए हैं उस बंदिश में उस पद्य को हम बिठाएंगे। और जब हम उसकी एक प्रकार से जो है क्या कहेंगे प्रैक्टिस करेंगे, व्यवहार में ले आ लेंगे, तब हमको आसानी हो जाएगी उन पद्यों को किसी और स्वर में बिठाने की, उसी राग में किसी और स्वर में बिठाने की। जरूरी नहीं है कि हम डगर चलत वाले ही स्वरलिपि में बिठाए, वो प्रैक्टिस के लिए आप बिठाइए, उसके बाद उसको चेंज करके आप अपने थीसिस में लिखिए।
जब भी कहीं कोई कहता है तो आप उसको गा के ताकि बता सकें। जी मैम। तो इस प्रकार से आप किसी के भी पद्य को, किसी के भी गद्य को यदि संगीतात्मक रूप से बांधना चाहते हैं, हमारी स्वरलिपि पद्धति ही ऐसी आई। आप स्वरलिपि पद्धति पे ही यदि रिसर्च करें तो आई कहाँ से, जब आप ये जानेंगे तो वो इसी से आई कि पहले तो कोई ऐसा नहीं था कि हमारे पास स्वरलिपि पद्धति लिखी लिखाई थी, स्वरलिपि माध्यम तो था ही नहीं। सामवेद संगीत में कोई स्वर किसी गायन को स्वर के माध्यम से नहीं बांधा गया था। इवन मेडवल का जब स्टार्टिंग पीरियड है तो भी कोई हमारे स्वर बंधे हुए नहीं थे किसी गाने पर, जो भी था हम ऐसे ही गाते थे, कोई नोटेशन पद्धति हमारी नहीं थी। नोटेशन पद्धति कब की देन है, ये आपकी मेडवल के बाद की देन है एक तरीके से माने तो। हमारे जो सूरदास जी के गद्य हैं, पद्य हैं, कबीर दास जी के पद्य हैं, दास जी के पद्य हैं या मीरा माई जी के पद्य हैं, वो राग पे तो थे कि हाँ इस राग में है, ये हमारी तोड़ी राग में जा रही है, जोगिया में जा रही है, ये दीपक में जा रही है, नट में जा रही है, पर कहीं उसमें स्वर लिपि का आप कहीं भी प्रयोग नहीं देखेंगे। इतिहास उठा के देख लीजिएगा, स्वर लिपि पद्धति हमारी बहुत बाद की देन है। यहाँ तक कि हमें लगता है कि तानसेन के समय भी हमारी स्वरे रागों पे बैठी हुई नहीं थी, मतलब शब्दों पे बैठी हुई नहीं थी। तो स्वरलिपि पे ही बहुत बड़ा खोज अभी तक चल रहा है कि स्वरलिपि पद्धति आई कहाँ से और आई कैसे। तो ऐसे ही स्वरलिपि पद्धति बनती है। ये नहीं है कि जो हमारी स्वरलिपि पद्धति बनी हुई है अब तो उन्होंने बना दी, अब मैं क्या करूं। नहीं, ये तो होना ही नहीं है। आप नया ऐसे ही कर सकते हैं कि आप कोई बोल उठाइए और किसी राग में उसको पहले बिठा लीजिए, जो आपके आसानी से आपके गले में लगती हो कि मैं ये राग कर सकता, चाहे वो बिहाग राग हो, चाहे भैरव हो, चाहे भूपाली हो, कोई भी राग हो, आप उसके स्वरों को खूब दिमाग में बैठा लीजिए, गा लीजिए और फिर उस पद्य को उस स्वरों के हिसाब से एक एक शब्द पे चाहे अवग्रह लगा करके, चाहे कुछ भी लगा करके एक साथ मिला करके आप उस पद्य को बिठाइए उन स्वरों पे और फिर गाइए। और यही स्वरलिपि पद्धति की हमारी जननी है। यही कारण है कि स्वरलिपि पद्धति बाद में आई, पहले नहीं थी। ठीक है। जी मैम। हाँ, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, जो आपके काव्य सौष्ठव हैं उनको उठाइए और अपने स्वरों में अपने रागों के माध्यम से बिठाइए। ऐसा नहीं है कि उसको आपने पहले ही सोच लिया कि हम इस राग में बिठा लेंगे। पहले जो हमें सुरुचिपूर्ण ढंग से आती हो उस पे उस राग को सोचिए, विचारिए और फिर जो भी आपको पद्य पसंद हो उसके उस राग के स्वरों पे उसको धीरे धीरे बैठाना शुरू कीजिए। फिर आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगी। 2-4 बनाएंगे उसके बाद तो सब अपने आप बैठने लगेंगी सर। और यही हमारी जैसा अभी मैंने बताया कि स्वरलिपि पद्धति यहीं से निकली। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा यदि आप इस पे स्वरलिपि पद्धति पे ही काम करना चाहें। तो ये भी एक रिसर्च का बहुत बड़ा वो है, मिल सकता है आप लोगों को आगे काम करने के लिए। इसी प्रकार से जो हमारी तालें थी, तालों पे यदि आप रिसर्च करें तो ताल में भी आप देखिए कि पहले जो हमारी तालें होती थी वो एक प्रकार से बीट्स चलती थी। बीट्स माने एक लय चलती थी। मान लीजिए कि 1-2 1-2 3 1-2 1-2 3 या 1-2 3 1-2 3 1-2 3 1-2 3 या फिर 1-2 3 4 1-2 3 4 एक प्रकार की मतलब लय चलती थी। वो किसी ऐसा नहीं था पर्टिकुलर कि ये तो दादरा हो गया, ये तो तीव्रा ताल हो गया, ये तो रूपक हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये चलती थी, इस तरह की बीट चलती थी। बाद में इसका नामकरण हुआ। कह लीजिए नामकरण जो एक सही शब्द है वो यही है कि नामकरण बाद में हुआ कि अरे ये दादरा ताल है, ये तीव्रा ताल है, ये जो है हमारा दीपचंदी ताल है, ये 3 ताल है, ये 1 ताल है, ये 4 ताल है। तो पहले गायन ऐसे पहले जो हमारे ताल प्रक्रिया थी वो एक प्रकार से एक लयात्मक थी कि कोई एक बराबर मात्रे की या थोड़ा सा आगे पीछे करके मात्राओं की अरे बीट्स चलते थे, हमारी लय चलती थी और उस पे हमारी गायन वादन होती थी। गायक भी ऐसा नहीं था कि वो कहते थे अभी तो क्या होता है कि मंच पे क्या क्लासरूम में, अभी मंच पे नहीं चलेंगे, मंच पे तो जो बैठते हैं सब समझ जाते हैं, उनकी तैयारी होती है कि किस पे कौन सी
ताल चलनी है, कौन सी राग चलनी है, वो पता होता है। लेकिन जब हम क्लास में देखते हैं, अब मास्टर के बच्चे ऐसा परेशान होते हैं कि वो गाने लगते हैं और सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि कौन सी ताल चल रही है। तो वो एक बराबर की बीट देते हैं। यदि सामने वाला जान रहा है, पढ़ा है ताल के बारे में, तो वो कहता है 1 ताल चल रहा है, 4 ताल चल रहा है, दादरा चल रहा है या 3 ताल चल रहा है। तो ये दिक्कतें, ये मतलब बातें पहले नहीं थी। पहले क्या था, यही सिर्फ बीट था, एक प्रकार की सिर्फ बराबर की लय कारी मात्रा, या हाथ पे ताली दे करके, खाली दे करके, कोई भी इंगित करके बता दिया जाता था कि इस तरह की आप थाप दीजिए, इस तरह की आप अपना जो वादन है वो कीजिए, और उस पे गायन चलता था। दक्षिण भारत में अभी भी यही चलता है। वहाँ 5 ही प्रकार की जाजपुर, ताजपुर, यही प्रकार के हमारे ताल चलते हैं, और उसी पे हमारे जो है सारे गायन पद्धति है। हमारे जैसे उत्तर भारत में क्या होता है कि हमारे बड़ा ख्याल गा रहे हैं तो हमने 1 ताल पे गा लिया, या फिर तीव्र ताल पे गा लिया। कुछ लोग 3 ताल पे भी गाते हैं, वो तो अपना जैसे जिस गति में गाना चाहे उस हिसाब से गाते हैं। छोटा ख्याल यदि गा रहे हैं तो उसको द्रुत ख्याल की श्रेणी में लाते हैं, और छोटा ख्याल गा रहे हैं तो 3 ताल में गा रहे हैं, कभी-कभी लोग 1 ताल में भी गाते हैं, और बाकी यदि इसमें झप ताल में भी लोग गा लेते हैं। तो एक बंधी हुई है कि हम बड़ा ख्याल 1 ताल में गाएँगे, छोटा ख्याल 3 ताल में गा लेंगे, कभी 1 ताल में भी गा लेंगे और झप ताल में गा लेंगे। और यदि ध्रुपद धमार गा रहे हैं, तो वो 14 मात्रा, 12 मात्रा है, तो 12 ध्रुपद और धमार दोनों ही खुले, मतलब बोल के खुले बोल वाली गायकी मानी जाती है, तो खुले बोल वाले ताल बजते हैं, यानी 4 ताल बज रहा है और धमार गा रहे हैं, तो हम धमार ताल बजा रहे हैं। तो ये एक हमारे उत्तर भारत संगीत में ऐसी परंपरा है कि हर गायन वादन के लिए ताल भी फिक्स कर दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ हमारे जो शिक्षण संस्थान है वहीं पे है। जो हमारे इसीलिए बार-बार कहा जा रहा है कि घरानों पे भी शोध कीजिए। जो घराने चल रहे हैं वो इस प्रकार से बांधे हुए नहीं है। वो एक परफेक्ट शास्त्रीय संगीत यदि सिखा रहे हैं तो वो ही संगीत सिखाते हैं। उसको बताते नहीं है कि आप इस राग को गा रहे हैं। उन्होंने गाया, अब वो जिसको सिखा रहे हैं उसके ऊपर उसकी कोशिश ये होती है कि आप कैसे सीख रहे हैं। कि आपको नहीं पता चल पा रहा है कि हम भैरवी गा रहे हैं, भूपाली गा रहे हैं, या फिर खमाज गा रहे हैं, या फिर कोई और तोड़ी वगैरह राग गा रहे हैं। तो या हम 3 ताल बजा रहे हैं, 4 ताल, ऐसा हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती घरानों में। लेकिन जो शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे ये बताना सिखाया जाता है कि आप यदि ध्रुपद गा रहे हैं, तो आपको मान के रखिए कि आपकी 4 ताल में चलेगी, 14 मात्रा में चलेगी। ध्रुपद यदि 12 मात्रा में चल रही है, तो वो 4 ताल ही बजेगी, 1 ताल नहीं बजेगी। क्यों? क्योंकि 1 ताल हमारी जो है बंद मात्रा की है, और 4 ताल हमारा खुले बोलों वाले ताल है। तो खुले बोल की गायकी हमारी ध्रुपद, तो हम जो है उसपे 1 ताल पे चलेंगे, वो 12 मात्रा बजेगी। और यदि हम धमार गा रहे हैं तो वो 16 मात्रा चलेगी, अरे सॉरी 14 मात्रा चलेगी, तो वो हम धमार ताल में गा रहे हैं, वो भी खुले बोल की है। तो इस तरीके से हमारा ये शिक्षण संस्थानों की बाध्यता इसलिए है बेटा कि संगीत आम जनमानस, शास्त्रीय संगीत आम जनमानस तक पहुंचे। क्योंकि शास्त्रीय संगीत का एक ऐसा भी माना जाता है कि शास्त्रीय संगीत घरानों में, या जो ऊंचे चोटी के कलाकार हैं उन्होंने अपने बच्चों को दिया, या कुछ खास शिष्यों को दिया, तो वहीं तक सीमित रह गई थी। तो शास्त्रीय संगीत को आम जन मानस तक पहुंचाने के लिए शिक्षण संस्थानों को ये जिम्मा दिया गया कि आप भी शास्त्र सिखाइए। कैसे शास्त्रीय संगीत आम जनमानस तक, या आम जो बच्चे हैं जिनके घर में बैकग्राउंड उनका नहीं है शास्त्रीय संगीत का, तो वो कैसे जाने शास्त्रीय संगीत क्या है, और कैसे उसमें यदि अपने आप को निकालना चाहें, आगे बढ़ाना चाहें, तो कैसे उनका सरल माध्यम बने। तो वो एक सिखाने की प्रक्रिया से उन्होंने ये चीजें अपने सिलेबस में डाला, अपनी चीजों को बांधा कि हाँ ये हम ध्रुपद गा रहे हैं तो हम 4 ताल में गाएंगे, धमार गा रहे हैं तो हम धमार ताल में गाएंगे, बड़ा ख्याल गा रहे हैं तो हम 1 ताल में गाएंगे, छोटा ख्याल गा रहे हैं तो हम 3 ताल में गाएंगे। एक ये सरल माध्यम बनाया। क्योंकि शास्त्रीय संगीत तभी मैंने जैसे बताया कि आम जनमानस तक पहुंचनी बहुत मुश्किल हो गई थी। इसका सबसे बड़ा श्रेय आम जनमानस मानस तक पहुंचाने का, जैसा आप लोगों को भी पता है और नहीं पता है तो मैं बता दूं, भातखंडे जी को और विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी को जाता है। उन्होंने इतने संग्रह इकट्ठा किए, इतने बड़े बड़े विद्वान जो हमारे बड़े बड़े कलाकार थे, जो अपने घरों में बैठ के अपने सिर्फ शिष्यों को, अपने सिर्फ बच्चों को शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देते थे, और वो बाहर किसी को सुनने तक की भी उनकी मतलब मंजूरी नहीं थी कि उनका
गायन वादन कोई बाहर सुन सके और कोई जान सके। तो वहां से वो ले करके एक संग्रह किया उन्होंने, बहुत मुश्किल मुश्किल रागों का, बहुत मुश्किल रागों की आसान आसान बंदिशों का, अनगिनत बंदिशों का उन्होंने संग्रह किया। इसमें आपका क्रमिक पुस्तक मालिका में उन्होंने अनगिनत बंदिशें दिया, अनगिनत तालों के बारे में बताया, संगीत को इतना आसान बनाया कि जिनके घर में संगीत नहीं है वो भी शास्त्रीय संगीत से जुड़े। और कुछ बच्चे तो बहुत आगे निकले, जिनके यहाँ दूर दूर तक कोई शास्त्र का मतलब नहीं है, वो बहुत आगे निकले, हायर एजुकेशन में गए, कुछ आर्टिस्ट भी बने। कुछ लोग ऐसे ही अपना जीवन यापन चला रहे हैं। तो वो श्रेय हमारे भातखंडे जी को और विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी को ही जाता है। तो हमारे जो ये ताल और गायन, जैसा मैंने अभी बताया कि पहले ऐसा नहीं था कि उसको बता दिया कि आप इस ताल में गाइए, आप इस ताल में गाइए, ये चीज इस कुम में गाएंगे और ये राग इसमें गाएंगे और ये ख्याल आप इस ताल में गाएंगे। इस तरह की चीजें हमारी मेडवल तक नहीं थी। आधुनिक काल में हमारे ये देन है कि हमने हर चीजों को, हर एक आम जनमानस तक शास्त्र को पहुंचाने के लिए चीजों को बांधा और संस्थागत शिक्षा केंद्रों में इसकी जिम्मेदारी दी गई कि आप किस तरीके से शास्त्रीय संगीत को लोगों तक पहुंचाएं। तो मैम क्या मतलब मिडवल तक जो ये अपना संगीत शास्त्रबद्ध नहीं था? हाँ, फिर से पूछिए। मैम मैं कह रहा था कि क्या जो है इसके पहले मतलब मिडवल के पहले अपना संगीत जो है शास्त्रबद्ध नहीं था? शास्त्रबद्ध जैसा अभी है वैसा नहीं था। शास्त्र का मतलब कि नाद थी, मूर्छनाएं थी, श्रुतियां थी, आपके संगीत के कितने वो विभाग हैं, ये सब चीजें थी, और जातियां थी, उसमें गमक थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि आपके ताल बटे हुए थे, वो एक बराबर की मात्रा चलती थी। आपको राग बता दिया गया, कोई भी गाने को उसको बांध दिया गया कि ये इस राग में है। पहले क्या थी, आप राग सीख लीजिए और गाना उसके अंतर्गत आप खुद से बनाते चलिए, गाते चलिए। ये एक जो स्वरलिपि पद्धति की हम बात कर रहे हैं, वो हमारा मेडवल तक नहीं था। शास्त्र था, जो हमारे वीणा के तार पे हमारे शास्त्रीय सात सुरों की स्थापना हुई श्रीनिवास जी द्वारा, होबल जी द्वारा, ये तो था। श्रुतियां थी, जी। मैंने बताया, ठाठ था, मूर्छना था, सब ठाठ नहीं था। ठाठ तो हमारी आधुनिक देन है। लेकिन हमारे संगीत की जातियां थी, ग्रह थे, तार थे, ये सब कुछ थे, अंश थे, ये सब कुछ थे। जो नाट्य शास्त्र में थे वो मेडवल तक पूरा था। लेकिन जो हमारी देन है स्वरलिपियों की, जो हमारी तालों की देन है कि हमारे इस ताल में ये राग चलेगी, इस ताल में ये गायकी चलेगी, ये देन हमारे आधुनिक समाज की है। जी। जैसे कि हम दादरा गाते हैं, तो पहले जो ऐसा थोड़ी था कि पहले लोग दादरा नहीं गाते थे, दादरा को कुछ और कहते थे, वो गाना गाते थे, गायकी करते थे, कोई प्रकार की चंचल प्रकृति की गायकी करते थे। लेकिन टप्पा में, दादरा में, या फिर इसमें आपका शास्त्र में यदि बड़ा ख्याल छोटा ख्याल कर, तो ये हमारी, मान के रखिए कि ये हमारी भातखंडे जी की देन है। इसको उन्होंने बांधा। जब इस पे शोध करेंगे ना, तो ये बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। इस पे अभी बहुत काम हुए नहीं है कि हमारा शास्त्र आया कहाँ से। शास्त्र तो था, लेकिन जो नोटेशन पद्धति है, जो स्वरलिपि पद्धति है, वो कहाँ से आई, वो कैसे उजागर हुई। पहले कोई भी बोल आप पढ़िएगा, आलो या और भी जो छात्र हैं हमारे, ये आप लोग पढ़िएगा, तो कोई भी चीज हमारी बंधी हुई नहीं थी कि हमारे मीराबाई का ये भजन है तो उसमें कोई नोटेशन है। ये आधुनिक की देन है। बाद में लोगों ने इसको आसान बनाने के लिए स्वरलिपि माध्यम लगाया कि आम जनमानस तक पहुंच सके। 3 ताल आपको ठेका सिखा दिए गए, धादिन निंदा धादिन निंदा धातिन तिनता तादिन निंदा, या फिर धागे नती नक दिन कहरवा सिखा दिया, या फिर आपको दादरा ताल सिखा दिया कि आप चलता पुर्जा काम अपना कर सकें। आज भी जो माहिर हैं उनको सिर्फ इशारा कीजिए और वो तरह तरह के वादन दिखाते हैं, तरह तरह की गायकी दिखाते हैं। पंडित बिस्मिल्लाह खां जी को देखिए, उन्होंने कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था, लेकिन कितना मधुर वो अपना उसका बजाते थे, शहनाई, शहनाई का उनका सुनिए कितना मधुर होता था। उनके पास कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं था। वो खुद भी कहते थे कि भाई हम तो सुनते सुनते, तो श्रुति जो कहते हैं, सुनना जिसको कहते हैं, सुन करके संगीत सीखना ही सबसे महत्वपूर्ण है, और पहले यही चलता था।
बाद में धीरे धीरे इसको आमजन मानस तक पहुंचाएं। जैसा अभी मैंने बताया कि शास्त्रीय में जो चीजें थी वो यदि शास्त्री कोई कलाकार है, कोई बहुत ऊंचे दर्जे का कलाकार है, तो वो कोशिश ये करते थे, घरानों की उत्पत्ति का कारण ही यही था कि वो अपने ही लोगों को सिखाते थे। अपने ही लोगों मीन्स यदि उनका कोई खास शिष्य है, उस शिष्य में भी बहुत वर्ग थे। यदि उनको कोई शिष्य पसंद नहीं है तो वो उनको नहीं सिखाते थे, वो दूर बैठा ही रहता था, सुन के जितना सीख पाए। बहुत घरानों में बहुत विषमताएं, बहुत चीजें ऐसी जो बहुत कुरीतियां थी, जिसकी वजह से घराने टूट गए, घराने आपस में खंडित हो गए। बहुत लोग बहुत संघर्ष करते थे, उसके बावजूद नहीं सीख पाते थे। तो जब हमारी शास्त्र मतलब नोटेशन पद्धति आ गई, हमारा एक लिखित रूप से प्रमाणित हो गया, तो आम जनमानस तक संगीत पहुंच गई। तो ये जो हमारे उच्च दर्जे के कलाकार थे, वो अपने बच्चों को सिखाते थे, खास शिष्य को सिखाते थे, सभी को नहीं सिखाते थे, जिसकी वजह से संगीत, शास्त्रीय संगीत अभी भी हमें लगता है कि कुछ चीजें अछूती हैं लोगों पे। ऐसा मेरा मानना है कि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी आम जनमानस तक, जैसे श्रुतियों का जो हमारी दो श्रुतियां हैं उसका आपस में इतना मतलब वो है अंतर है। ये हम देखते हैं कि जो घराने वाले छात्र हैं, घरानेदार जो हमारे गायक हैं, वो बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं। लेकिन जो एक संस्थागत शिक्षा में पढ़ के आ रहे हैं, उनमें आज भी ये कमी है कि दो श्रुतियों के बीच में क्या मतलब, ये थ्योरेटिकल मैटर से तो वो बता लेते, बहुत अच्छा बता लेते हैं, कितने इतने मैथमेटिकल निकाल करके वो बता देते हैं, लेकिन वो गा करके प्रेजेंट करके, यदि वीणा पे बजाना हो, तानपुरे पे बजाना हो, सितार पे बजाना हो, या गले के माध्यम से निकालना हो, तो वो नहीं निकाल पाते। एक सुमधुर तानपुरा को ही ले लीजिए, वो मिलाना एक बहुत कठिन है, जब तक आपको श्रुतियों का ज्ञान नहीं होगा कि कैसे हम सामा की दूरी पे सापा की दूरी को अच्छे से समझ सकें। तो ये चीजें आज भी घरानों में, घरानेदार जो हमारे कलाकार हैं, उनमें जितना बेटर है, वो संस्थागत शिक्षा में उतनी बढ़िया नहीं निकल के आ रही है। ये एक हमारा रिसर्च का अभी भी एक अछूता चीज है कि क्या वजह है। तो इसमें भी आप लोग चाहें तो अपना कार्य कर सकते हैं कि कैसे हमारी संगीत में अभी भी कुछ चीजें हैं जो अधूरी चल रही हैं, जो हमारी अभी भी खोज का विषय है। अभी भी हमने ये देखा है कि बहुत हमने दूसरों को नहीं, अपने यहाँ ही देखा है कि तानपुरा मिलाना ही एक बहुत कठिन प्रक्रिया है। तानपुरा मिलाने का कला में बहुत सुनने की क्षमता, जिसकी एकदम, जिसको कहते हैं कान का पक्का होना, वो हो जाता है। तो ये जो हमारे घरानेदार या पीछे जिनका बैकग्राउंड शास्त्रीय संगीत का हो, उनके बच्चों का कान एकदम सुरीला होता है। हमारे एक बगल में है मलिक सर हैं, प्रेम कुमार, पंडित प्रेम कुमार मलिक सर। वो बताते हैं कि जब हम लोग दरभंगा, वो दरभंगा घराने के हैं, कि दरभंगा घराने की गलियां पूरी सुरीली है। तो ऐसा क्या, ऐसी क्या बात है कि दरभंगा घराने की गली सुरीली है, लेकिन इलाहाबाद के ममफोर्डगंज की गली हमारी सुरीली नहीं है? क्यों? तो यानी कि वहां के हर कण कण में संगीत है, तभी क्यों जी ममफोर्डगंज मैम। में बगल का घर सुरीला नहीं है? तो ये एक अभी भी खोज का विषय है। वो बताते हैं कि दरभंगा घराने में लोगों को संगीत नहीं पता है, लेकिन यदि आप बेसुरा गा रहे हैं तो वो आकर के बता देगा कि आपका यहाँ पे इतना सुर नीचे था। बेसुरा बताना ये अलग बात है, लेकिन इतना सुर नीचे था, यानी कि वो संगीत का कितना पक्का ज्ञाता है, हम आपसे ज्यादा है, तभी वो इतना बता पा रहा है कि इतना श्रुति आपका नीचे था या इतना श्रुति ऊपर था। तो ये बहुत बड़ा खोज का अभी भी विषय है कि क्या बात है कि घरानेदार जो हमारे कलाकार हैं या छात्र हैं, वो संस्थागत छात्रों के अपेक्षाकृत ज्यादा सुरीले होते हैं, ज्यादा शास्त्रीय संगीत के प्रति उनका ज्यादा ज्ञान माना जाता है। कोई और आप लोगों को पूछना हो तो पूछ लीजिए, समय हो गया है बेटा। ठीक है फिर, आलो। जी मैम। हाँ ठीक है फिर, राजेश, राहुल, अवनीश, अपूर्वा, आप लोगों को जी कोई मैम। डाउट तो नहीं बेटा? नहीं मैम। नहीं मैम, डाउट नहीं। कोई और चीज पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
कोई आप लोग के दिमाग में कोई भी बात यदि आई हो तो जरूर पूछिएगा कभी भी। जी मैम। ठीक है जी फिर। मैम। ओके, जी मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। हाँ प्रणाम बेटा। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। हाँ खुश रहिए। हम्म।